अध्याय 0356 शक्ति का जागरण। कबीर विल्सन ने केवल अग्नि गुण वाली ट्रू क्यूई का उपयोग किया था। उसने उस अजीब अदृश्य ट्रू क्यूई का प्रयोग नहीं किया जो निस्संदेह उसे काफी कमजोर कर देती। फिर भी कबीर अनिरुद्ध के घूंसे को रोकने में सक्षम था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों एक दूसरे के बराबर थे। पिछली बार जब कबीर ने अदृश्य ट्रू क्यूई का उपयोग किया था तब भी वह अनिरुद्ध की शक्ति के केवल एक बड़े हिस्से को ही कमजोर कर पाया था, लेकिन अब उसकी अग्नि गुण वाली ट्रू क्यूई आश्चर्यजनक रूप से अनिरुद्ध के समान ही शक्तिशाली थी, जिसे समझना अनिरुद्ध के लिए कठिन हो गया था। कई दिग्गज मार्शल आर्टिस्ट्स ने कबीर विल्सन की पिछली लड़ाइयां देखी थीं और अब ये शीशे की तरह साफ था कि कबीर ने बहुत प्रगति की थी, जिसने उन्हें चकित कर दिया। अनिरुद्ध ने अपनी छोटी मुट्ठी को जोर से भींचा जिससे धुआं निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। तपती हुई ट्रू क्यूई ने जबरन उसकी बाह में प्रवेश किया था। सौभाग्य से वह पहले ही सीख चुका था कि इस स्थिति से कैसे निपटना है। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए एक बार फिर सीधे कबीर के चेहरे पर घूंसा जड़ा। कबीर की वर्तमान गति अत्यंत तेज थी। जब वह धीरन के साथ प्रशिक्षण ले रहा था तो धीरन ने कबीर की गति सुधारने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित किया था, जिससे वह अधिक फुर्तीला हो गया था। इतनी गति के साथ वह दुश्मन के शक्तिशाली लेकिन त्वरित हमले से बचने में सक्षम था। अनिरुद्ध को भी अपनी गति पर बहुत भरोसा था। अतीत में क्योंकि 7वें स्तर के ट्रू मार्शल रियलम के मार्शल आर्टिस्ट उस तरह की भयानक गति का अनुमान नहीं लगा पाते थे, वे एक ही चाल में हार जाते थे। अनिरुद्ध ने अपने दांत पीसे। जिस क्षण उसका क्रूर प्रहार कबीर की आंखों पर लगने वाला था, उसने केवल खाली हवा में घूंसा मारा। उसे महसूस हुआ था कि उसकी मुट्ठी कबीर की पलकों को छू गई है, फिर भी कबीर उससे बच गया। कबीर ने अपना सिर एक तरफ झुकाने के बाद शरारत भरी मुस्कान दी और सीधे अनिरुद्ध के नन्हे चेहरे पर एक हथेली दे मारी। जैसे ही उसने अपनी हथेली मारी, उसकी हथेली में अनगिनत बिजली के आभामंडल चमकते हुए दिखाई दिए। यह एक अत्यंत हिंसक लाइटनिंग ट्रू क्यूई थी। हालांकि इससे पहले कि उसकी बड़ी हथेली ने अनिरुद्ध के नन्हे चेहरे पर बेरहमी से थप्पड़ जड़ा, वह केवल एक बार चमकी। इसके अलावा इसके साथ एक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। कबीर ने शौकंग हेवन पाम पर पर्याप्त शक्ति का उपयोग किया था। इसके अलावा यह एक जोरदार बिजली की शक्ति भी ले जा रहा था। ऐसी ताकत पहाड़ों को गिराने के लिए काफी थी। कबीर को इतनी सहजता से ऐसी हिंसक हथेली तकनीक का प्रयोग करते देख हर कोई भौचक्का रह गया। अनिरुद्ध से गलती हुई थी। कबीर न केवल पहले से तेज था, बल्कि वह अधिक मजबूत भी था और उसने और भी बेरहमी से हमला किया था। उसके कोमल सफेद गाल पर हथेली का लाल निशान उभर आया। उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद भी टपक पड़ी। अनिरुद्ध गुस्से में उबल रहा था। उसका सीना ऐसा था मानो कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार हो। कबीर को हराने के लिए अगर उसे खुद को जलाना भी पड़ता तो वह संकोच नहीं करता। कबीर ने सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था, जो किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला सबसे बुरा कृत्य था। सामान्य तौर पर किसी भी लड़ाई में बहुत कम लोग दूसरे के चेहरे पर वार करते हैं, ज्यादातर सिर पर प्रहार करते हैं। प्रतीत होता है कि कबीर ने जानबूझकर ऐसा किया था। कबीर विल्सन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अनिरुद्ध गुस्से में दहाड़ा। उसकी युवा और कोमल आवाज बत्तख की तरह फटी हुई हो गई। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गईं, उसके माथे की नीली नसें उभर आईं और उसकी मांसपेशियां सूज गईं, जिससे उसका रूप डरावना हो गया। अब वह एक गुस्सैल जंगली जानवर की तरह लग रहा था। अचानक अनिरुद्ध का पतला शरीर कांप उठा और उसके शरीर से एक वाइट क्यूई सफेद ऊर्जा तेजी से फटी। अनिरुद्ध ने एक बार फिर गुस्से में दहाड़ मारी। मैदान अचानक हिलने लगा। गुस्से ने अनिरुद्ध को उसके शरीर में छिपी ताकत, प्राचीन हरकुलियन परिवार की भयानक क्षमता का उपयोग करने की अनुमति दी थी। इसे देख रहे डीन भी तुलनात्मक रूप से स्तब्ध थे। इस तरह की भयानक क्षमता ने उन्हें खतरा महसूस कराया। यदि अनिरुद्ध बड़ा हो जाता तो निश्चित रूप से वह एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति बनता। समान स्तर पर प्रतिद्वंद्वी ढूंढना बिल्कुल कठिन होता। धिक्कार है, वह वाकई उतना ही दुर्जय है जैसा कि उस बूढ़े पागल आदमी ने बताया था। क्या ये हरकुलियन परिवार की शक्ति का जागरण है? कबीर अप्रत्याशित रूप से हंस रहा था। कोई भी देख सकता था कि अपने गुस्से के कारण अनिरुद्ध सामान्य से अधिक भयानक शक्ति के साथ उभर रहा था, जबकि कबीर में न केवल तनाव का अंश था, बल्कि इसके विपरीत वह हंस रहा था। क्या वह हंस रहा है? कई लोगों ने सोचा कि उसका कोई पेंच ढीला हो गया है। इससे पहले धीरन कबीर के सामने शेखी बघार रहा था कि उसने हरकुलियन परिवार के कई मार्शल आर्टिस्ट्स को सबक सिखाया है। इसके अलावा उसने कबीर को यह भी सुझाव दिया था कि यदि वह वास्तव में हरकुलियन परिवार के सदस्य को क्रोधित करना चाहता है तो सबसे तेज तरीका उन्हें कई लोगों के सामने बेरहमी से चेहरे पर मारना है। हालांकि इससे हरकुलियन परिवार का सदस्य एक उन्मादी अवस्था में आ जाएगा, जिसमें उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, जो अत्यंत डरावनी होगी। नन्हे बदमाश, जल्दी से उसे थप्पड़ मारो।
यह एक बहुत अच्छा अवसर है। क्या तुम्हारे पागल शिक्षक ने नहीं कहा था कि उनके आग बबूला होने के बाद वे एक मजबूत शक्ति के साथ उभरेंगे? हालांकि जब उनकी शक्ति बढ़ रही होती है तो वे एक ठहराव की स्थिति में भी आ जाते हैं, जो उनकी कमजोरी है। तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। रिनी जल्दी से चिल्लाए। वह हरकुलियन परिवार से बहुत घृणा करती थी। कबीर मुस्कुराया और बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसकी दोनों बाहों पर बिजली के जाल की एक परत दिखाई दी। अनिरुद्ध से निकलने वाली भयानक शक्ति से हर कोई हैरान था। लेकिन एक बार फिर कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ, क्योंकि अनिरुद्ध के गाल पर कबीर ने एक बार फिर बेरहमी से थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ के पीछे की ताकत पिछले थप्पड़ से कम नहीं थी। हालांकि जैसे ही ये थप्पड़ अनिरुद्ध के गाल पर लगा, जैसे ही अनिरुद्ध उड़ने वाला था, उसे फिर से पीछे खींच लिया गया, जैसे कि कोई बल उसे कबीर की ओर वापस खींच रहा हो। जिसके बाद एक और थप्पड़ पड़ा और एक बार फिर बिजली की चमक कौंधी। इस बार कबीर के हिंसक और निरंतर शौकंग हेवन पाम में बिजली थी। कबीर के हमले के कारण अनिरुद्ध एक अजीब स्थिति में आ गया, जिसमें वह अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ था। वह केवल असहाय होकर देख सकता था, क्योंकि उसका शरीर कबीर द्वारा लगातार क्षत विक्षत किया जा रहा था। ये ठीक हरकुलियन परिवार की कमजोरी थी, यहाँ तक कि अनिरुद्ध भी इससे पूरी तरह अनभिज्ञ था। इसके अलावा ये केवल हरकुलियन परिवार के उन सदस्यों के लिए उपयोगी था जिन्होंने कभी शक्ति के जागरण का अनुभव नहीं किया था। अनिरुद्ध के शरीर से लगातार व्हाइट क्यूई निकल रही थी। यह उसकी शक्ति में वृद्धि के कारण ऊर्जा का बहाव था। यह काफी शक्तिशाली था, लेकिन वह पलटवार नहीं कर सका। अनिरुद्ध के दोनों गालों पर कयामत जैसी ताकत से थप्पड़ मारे गए थे। अनिरुद्ध की तो बात ही छोड़िए, हर कोई अपने गालों पर जलन महसूस किए बिना नहीं रह सका। ये देखकर जयंत गुपचुप तरीके से अपने दांत पीस रहा था। उसे एहसास हो गया था कि कबीर ने जानबूझकर अनिरुद्ध को गुस्सा दिलाया था, और फिर जिस क्षण उसकी शक्ति जागी, उस पर जोरदार हमला किया गया। भाई कबीर वास्तव में क्रूर हैं। कियारा लुइस ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। उसने कबीर की लड़ाइयाँ बहुत कम देखी थीं। अब जब उसे देखने को मिला कि कबीर कितना दबदबा रखने वाला था, तो उसे समझ आया कि कबीर ने पहले उससे लड़ने से मना क्यों किया था। ये बहुत संतोषजनक है। भाई बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी दिन भाई के साथ मुकाबला करना होगा, इप्सिता बाजवा ने उत्साह में कहा। इसने कियारा लुइस और रूही को अवाक कर दिया। कबीर कितना शक्तिशाली था, ये देखने के बाद भी वह अप्रत्याशित रूप से कबीर के साथ लड़ना चाहती थी। अनिरुद्ध के गालों पर कबीर के जंगली हमले को देखकर हर किसी की सांसें थम गईं। विशेष रूप से वे लोग जो कभी अनिरुद्ध से हार गए थे। पहले वे सभी मानते थे कि अनिरुद्ध के खिलाफ कोई नहीं जीत सकता, लेकिन अब कबीर ने उनकी धारणा को उलट दिया था। इसमें कोई शक नहीं था कि कबीर बेहद शक्तिशाली था, लेकिन कोई भी उसकी सटीक साधना कल्टिवेशन को नहीं देख पा रहा था। कुछ का मानना था कि वह ट्रू मार्शल रियलम के 9वें स्तर पर था, लेकिन वह केवल 20 साल का था, जिससे उनके लिए इसे स्वीकार करना कठिन था। ये सर्वविदित था कि कबीर ट्रू मार्शल रियलम के 5वें या 6ठे स्तर पर था, जिसे स्वीकार करना आसान था। हालांकि ऐसी साधना के बावजूद हरकुलियन परिवार का सदस्य होने के बाद भी अनिरुद्ध पलटवार करने में असमर्थ था। ये छोटा राक्षस वास्तव में मार खा सकता है। कबीर ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। अचानक उसकी दोनों बाहें किसी लावा जैसी चीज में लिपट गईं। इसके बाद उसके शरीर से एक तपती हुई क्यूई निकली, जो बैरियर से टकराती रही। इस समय कबीर की बाहों की जोड़ी ऐसी थी जैसे उन्हें पिघले हुए लोहे से ढाला गया हो। वे अत्यंत भयानक प्रतीत हो रही थीं। इससे भी अधिक डरावनी बात यह थी कि अनिरुद्ध के गाल पर कबीर के शौकंग हेवन पाम के लगने के बाद न केवल बिजली की चमक पैदा हुई, बल्कि बाद का प्रभाव किसी उल्कापिंड के टकराने से अलग नहीं था, जिसने एक के बाद एक तीव्र गर्मी की लहर को जन्म दिया। कबीर के सभी प्रहार सीधे अनिरुद्ध के गाल पर लगे। फिर भी अनिरुद्ध दहाड़ता रहा। जाहिर है अनिरुद्ध की रक्षा डिफेंस बहुत मजबूत थी। अध्याय 0357 थंडरबोल्ट स्ट्राइक। शुरुआत से ही इस लड़ाई का नेतृत्व पूरी तरह से कबीर विल्सन द्वारा किया गया था, और उसके बाद के उसके भीषण प्रहारों ने सबकी सांसें रोक दी थीं। क्या ये चेनवू मेनलैंड का सबसे शक्तिशाली युवा मार्शल आर्टिस्ट है? ये पूरी तरह से पागलपन है। ये लड़का एक संकी है, वह इंसान नहीं है, दूसरे मेनलैंड के एक युवक ने बुदबुदाते हुए कहा। और मैं तो पहले उसे चुनौती भी देना चाहता था। अगर उसने मुझे इतना मारा होता तो मुझे डर है कि मैं अब तक ढेर हो गया होता, एक व्यक्ति ने पूरी तरह से डरे हुए चेहरे के साथ कहा। कबीर के बिजली जैसे तेज हमलों ने विदेशों से आए हर युवा मार्शल आर्टिस्ट की रूह कंपा दी थी। उन्हें कबीर विल्सन के साथ अपनी लड़ाई के परिणाम का आभास पहले ही हो चुका था, और निश्चित रूप से अनिरुद्ध ने भी उन्हें चौंका दिया था। हर किसी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि इतने हिंसक हमलों के बावजूद वह अभी भी ऐसी दिल दहला देने वाली चीखें निकाल सकता था। अगर कोई और होता तो शायद उसका नामो निशान भी नहीं बचता। क्यों न मैं तुम्हें अपनी शक्ति उधार दे दूं?
इस नन्हे बदमाश को अपनी पूरी ताकत से खत्म कर दो। रिनी ने बेसब्री से कहा, वह खुद कार्रवाई में उतरने के लिए बेताब थी। जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद कर सकता हूँ। कबीर विल्सन के माथे पर शिकन आ गई क्योंकि अनिरुद्ध की शक्ति अभी भी बढ़ रही थी। यदि वह अनिरुद्ध के जागरण के पूर्ण होने से पहले लड़ाई समाप्त नहीं कर पाता तो उसे एक कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ता। अनिरुद्ध से निकलने वाली शक्ति को धीरे धीरे कम होते देख कबीर समझ गया कि उसका जागरण पूरा होने वाला है। उसने अपना दिल कड़ा किया और एक गरजदार हुंकार भरी। इसके तुरंत बाद उसके शरीर से एक तीव्र आभा प्रवाहित होने लगी और ऊर्जा की शक्तिशाली लहरें हर दिशा में गूंजने लगीं। सभी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब कबीर से निकलने वाली शक्ति अनिरुद्ध से कम नहीं थी। कबीर विल्सन से ऐसी ऊर्जा को फूटते देख हर कोई घबरा गया। कबीर पहले से ही दुर्जय था, फिर भी वह अपनी शक्ति को और जगाने में सक्षम था। इस बात ने सबको बुरी तरह डरा दिया। कबीर केवल अपनी शक्ति नहीं जगा रहा था बल्कि किसी प्रकार की शक्तिशाली मार्शल तकनीक का प्रयोग कर रहा था। अचानक आसमान में अंधेरा छा गया और वह काले बादलों से घिर गया। मैदान के ऊपर अत्याचारी स्पिरिट क्यूई जमा होने के कारण बादल उमड़ने लगे। बादलों के बीच घर्षण से एक के बाद एक बिजली पैदा होने लगी। अचानक पूरा मैदान अंधेरे की चादर में लिपट गया और बिजली की चमक कौंधने लगी। देख रहे डीन खुद को डरने से नहीं रोक सके। पिछली बार ब्लूम सिटी में उसने ऐसा ही एक दांव चला था जिसने अनिरुद्ध को बेहोश कर दिया था। इतना ही नहीं, उस चाल ने वहां के मैदान को तहस-नहस कर दिया था। युवा मार्शल अंकल, मुझे कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला है, कृपया दया करें। जीत ने आसमान में उमड़ते काले बादलों को देखकर मन ही मन कराहते हुए कहा। रूही ने कियारा लुइस और इप्सिता बाजवा को पकड़ लिया। स्पष्ट रूप से वह कूदने की तैयारी कर रही थी। पिछली बार उसने आसमान से कबीर के पृथ्वी को हिला देने वाले प्रहार को देखा था। वह उस दृश्य को भूल नहीं सकती। विशेष रूप से वह राजसी व्हाइट ड्रैगन, जब वह जमीन की ओर झपटा था, उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। जिस किसी ने भी वह दृश्य देखा था वह कूदने की तैयारी कर रहा था। मैदान में ऐसे कई लोग थे। क्योंकि उस चाल ने उन्हें लगभग दफन ही कर दिया था, वे दूसरी बार दफन नहीं होना चाहते थे। जाहिर है कबीर फ्यूरियस ड्रैगन्स रेट्रीब्यूशन का इस्तेमाल नहीं करने वाला था। वर्तमान में वह उस चाल को चलने की स्थिति में नहीं था। उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी और उसे रिनी की शक्ति पर भी निर्भर रहना पड़ता। वह थंडरबोल्ट कट का प्रयोग कर रहा था। ये ड्रैगन स्लेयर्स 7 किलिंग कट की एक चाल थी। यह एक बहुत ही शक्तिशाली प्रहार था। पिछली बार इस चाल का उपयोग अज़्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड और रिनी की ताकत के साथ करके कबीर ने 9वें स्तर के ट्रू मार्शल रियलम व्रेन परिवार के बुजुर्ग को मार डाला था। पहली बार वह बिना अज़्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड के इस चाल को चलने जा रहा था, बल्कि अपनी बाँह को ब्लेड के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उसने ऐसा कम ही किया था क्योंकि इसके लिए बिजली इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए था। इसके अलावा उसे बिजली की शक्ति से समर्थन लेने और बिजली को अपने शरीर के माध्यम से प्रवाहित करने और अंत में इसे शक्ति में बदलकर शरीर से बाहर छोड़ने की आवश्यकता थी। जयंत आगे बढ़कर कबीर को रोकने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि जीत उसे निश्चित रूप से ऐसा नहीं करने देगा। वह केवल असहाय होकर कबीर को देख सकता था क्योंकि उसने एक बार फिर पृथ्वी को हिला देने वाली चाल चली थी। जिस बात ने उसे थोड़ा संतोष दिया वह ये थी कि इस बार एक्सट्रीम मार्शल एक्ट का मैदान नष्ट होने वाला था और उसे इसके लिए मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं थी। कबीर विल्सन, तुम तो गए। हा हा, अनिरुद्ध की आवाज़ अचानक गूंजी। उसकी नन्ही मूर्ति से एक सफ़ेद रोशनी चमकी और एक भयानक शक्ति बाहर निकली। अनिरुद्ध की शक्ति का जागरण पूरा हो चुका था। उसके शरीर से शक्ति की ऐसी लहरें निकली जिसने सबका दम घोंट दिया। कबीर ने अनिरुद्ध के सामने से आते घूंसे का जवाब देने के लिए तुरंत अपनी हथेली घुमाई। बिजली और आग के संयोजन वाली शॉकंग हेवन पाम अनिरुद्ध की शक्ति जागने के बाद उसके हरकुलियन डिवाइन फिस्ट से टकराई। उस टकराव से हुए विस्फोट ने ऐसा आभास दिया जैसे अंतरिक्ष ढहने वाला हो। उसके बाद लगे शक्तिशाली झटके ने कबीर और अनिरुद्ध दोनों को हवा में उड़ा दिया, जबकि एक पल पहले पैदा हुई शॉकवेव से जमीन कांप उठी। अनिरुद्ध ने मुंह भर खून उगल दिया। उसने हजारों शॉकंग हेवन पाम्स के प्रहार झेले थे। वह मामूली रूप से घायल नहीं था और अब वह एक बार फिर इतने शक्तिशाली झटके का शिकार हुआ था। वह किसी तरह खून को रोके हुए था, लेकिन अब और चोटों के कारण वह खुद को नहीं रोक सका और उसने उबलता हुआ खून उगल दिया। कबीर को भी अपने गले में कुछ मीठा खून का स्वाद महसूस हुआ, लेकिन उसने जबरन उस उमड़ते खून को निगल लिया। धमाका! अचानक आसमान में एक साथ दर्जनों बिजलियां कड़कीं। जाल की तरह दर्जनों बिजलियां अचानक नीचे आईं। ये देखकर अनिरुद्ध चौंक गया। ये प्रकृति की शक्ति थी। निश्चित रूप से उसे इससे बचना था। यदि उसका शरीर इससे टकरा जाता तो परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। बिजली स्वभाव से बहुत तेज होती है, जो किसी को भी प्रतिरोध करने में असमर्थ बना देती है।
जब सभी ने बिजली को नीचे आते देखा तो उन सब ने अवचेतन रूप से सोचा कि यह अनिरुद्ध पर गिरेगी, क्योंकि यह बिजली कबीर की चाल से पैदा हुई थी। लेकिन सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब बिजली का हर अंश कबीर के शरीर पर इकट्ठा हो गया। उस क्षण हर कोई स्तब्ध रह गया। कोई इतनी बिजली की चपेट में आ जाए, ये चमत्कार ही होगा यदि वह धुएं के गुबार में न बदल जाए। उसी क्षण रूही और अन्य लोगों का दिमाग सुन्न हो गया। उन सबको विश्वास हो गया कि कबीर खत्म हो गया। जिस क्षण अनगिनत बिजलियां कबीर के शरीर पर गिरी, अनिरुद्ध सहित सभी को लगा कि समय थम गया है। उन सब ने सोचा कि कबीर का अंत हो गया। उनका मानना था कि कबीर उन बिजली की कड़क को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा। लेकिन उस क्षण के बाद हर कोई एक बार फिर कबीर विल्सन को देखकर स्तब्ध रह गया। सबकी घबराहट के बीच कबीर बिल्कुल ठीक था। उसका पूरा शरीर जंगली और चकाचौंध कर देने वाली बिजली में लिपटा हुआ था। जैसे ही उसने अपना हाथ आसमान की ओर ऊंचा उठाया, उसके माथे पर एक के बाद एक भयानक नीली नसें उभरने लगीं। उसने एक दहाड़ मारी और अचानक उसकी बाँह ऐसे सूज गई जैसे उसमें से कोई बड़ी नदी बहने वाली हो। थंडरबोल्ट कट, ये बिजली की तरह ही भयंकर था। जैसे ही सभी ने उस पल पर प्रतिक्रिया दी जब कबीर पर बिजली गिरी थी, कबीर ने अपनी बाँह को ब्लेड की तरह इस्तेमाल किया और दूर खड़े अनिरुद्ध की ओर प्रहार किया। उसकी बाँह से तुरंत एक प्रचंड बिजली निकली और एक शक्तिशाली क्यूई में बदल गई, जिसके साथ एक ड्रैगन की भीषण गर्जना हुई और वह अनिरुद्ध की ओर झपटी। ये प्रकृति की बिजली की शक्ति थी जिसकी क्षमता असीम थी। कबीर द्वारा ड्रैगन मार्शल तकनीक के गूढ़ सिद्धांत को लागू करने के बाद यह एक शक्तिशाली क्यूई में बदल गई, जिसने इसे और भी मजबूत बना दिया। पलक झपकते ही एक अपराजय शक्तिशाली क्यूई बिजली के चमकदार आभामंडल में चमकी, जो अनिरुद्ध से टकरा गई और इसके तुरंत बाद अनिरुद्ध की रूह कंपा देने वाली चीखें सुनाई दीं। आकाश और पृथ्वी एक बार फिर शांत हो गए। अनिरुद्ध उड़कर जमीन पर जा गिरा और जमीन पर थंडरबोल्ट कट के प्रभाव से एक गहरी खाई बन गई जो आगे जाकर बैरियर से टकराई। बैरियर लगभग चकनाचूर होकर खत्म हो गया था। कबीर ने हल्की आह भरी। वह थोड़ा थक गया था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी सामान्य थीं। स्पष्ट रूप से उसके पास अभी भी शक्ति बची हुई थी। जाहिर है उसने केवल अज़्योर ड्रैगन ट्रू क्यूई और वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई का ही उपयोग किया था। अभी भी 3 प्रकार के गुण वाली ट्रू क्यूई अप्रयुक्त बची थीं। यही कारण था कि जयंत और अन्य लोग आश्चर्यचकित महसूस कर रहे थे। इस बार अनिरुद्ध बेहोश नहीं हुआ था। वह अभी भी हिलने डुलने में सक्षम था। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और कबीर की ओर प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। वह कबीर के हाथों 2 बार हार चुका था। वह वास्तव में कबीर की ताकत से प्रभावित था। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, अनिरुद्ध ने कठिनाई से कहा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह घायल था, बल्कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ऐसी बात कहेगा। जेमिनाई सेड, अध्याय 0358 शांति वार्ता। जैसे ही अनिरुद्ध ने हार मानी, कबीर विल्सन हल्का सा मुस्कुराया और वहां से चल दिया। अनिरुद्ध जमीन पर आसमान की ओर देखते हुए लेटा हुआ था। वह गंभीर रूप से घायल था। हालांकि वह अपनी शक्ति जगाने में सक्षम था, लेकिन कबीर के थंडरबोल्ट कट के सामने वह पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। कबीर ने हेल स्पिरिट ग्रास, नरक आत्मा घास का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और उसे अनिरुद्ध के नन्हे से मुंह में डाल दिया। दर्शकों में से जिस किसी की भी नज़र तेज थी, वह आसानी से पहचान सकता था कि वह हेल स्पिरिट ग्रास थी। इसने कई लोगों को अचंभित कर दिया और वे एक एक करके कबीर के व्यवहार की प्रशंसा करने लगे। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को इस तरह की पवित्र औषधि दे दी। इस तरह की उदारता ने कई निर्वाण रियलम के मार्शल आर्टिस्ट्स को गुप्त रूप से प्रशंसा में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। हेल स्पिरिट ग्रास निगलने के तुरंत बाद अनिरुद्ध ने खड़े होने के लिए पर्याप्त शक्ति वापस पा ली। हम्फ, अनिरुद्ध ठंडी आवाज में फुसफुसाया, लेकिन जल्द ही उसने धीमी आवाज में आभार जताते हुए कहा, धन्यवाद। आखिरकार तुम अभी भी एक नन्हे राक्षस ही हो। तुम मुझे नहीं हरा सकते। कबीर हंसा और उसने अपना हाथ अनिरुद्ध के छोटे से सिर पर रखा। इससे अनिरुद्ध ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कबीर को घूरने लगा। कबीर विल्सन, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, अनिरुद्ध अचानक चिल्लाया, जिससे हंसते हुए कबीर अचानक ऐसे रुक गया मानो उसके मुंह में अचानक कोई मक्खी चली गई हो। जेमिनाई सेड। इस बीच अनिरुद्ध की ओर दौड़ रहे जयंत के कदम अचानक ठिठक गए और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हर कोई एक बार फिर हक्का बक्का रह गया। सबकी हैरानी के बीच अनिरुद्ध कबीर विल्सन को अपना गुरु बनाना चाहता था। ये किस तरह का अनुरोध था? कोई भी देख सकता था कि शक्ति जागने के बाद अनिरुद्ध लगभग कबीर जितना ही मजबूत था। उसे कबीर के समान स्तर का कहा जा सकता था। कबीर की शक्ति उसका गुरु बनने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कुछ देर तक शून्य में ताकने के बाद कियारा लुइस खिलखिलाकर हंसने लगी। नन्हे बालक, बाद में तुम्हें मुझे गुरुमाता कहना चाहिए। क्या इसका मतलब यह है कि वह मुझे मार्शल आंट गुरु चाची कहेगा? इप्सिता बाजवा को भी ये थोड़ा दिलचस्प लगा।
इसके अलावा उसकी आंखों में एक चतुर चमक थी। रूही जानती थी कि वह क्या सोच रही है। वह निश्चित रूप से अनिरुद्ध को अक्सर अभ्यास के लिए ले जाने के बारे में सोच रही थी। जीतन और अलेक्जेंडर दोनों ने गुप्त रूप से विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। यदि अनिरुद्ध कबीर का शिष्य बन गया तो वे उसके समकक्ष होंगे, वह उनका कनिष्ठ जूनियर भाई बन जाएगा। वे कुछ हद तक भौचक्के थे। किसी ने नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह मोड़ लेंगी। अनिरुद्ध अचानक घुटनों के बल बैठ गया और जमीन पर कुछ बार अपना सिर पटका। इसके अलावा हर प्रहार इतना भारी था कि उसने जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बना दिया। गुरुदेव, अनिरुद्ध सीधे चिल्लाया। उसने इस बात की पूरी तरह अनदेखी कर दी कि कबीर सहमत होने वाला है या नहीं। कबीर ने अपना थूक निगला। यह उसका दूसरा ऐसा शिष्य होने वाला था जिसकी शक्ति उसके बराबर थी। क्या तुम फ्री इम्मोर्टल सी से नहीं हो? अब तुम मुझे अपना गुरु मान रहे हो? क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? कबीर ने जयंत की ओर देखते हुए कहा। नहीं चाचा, जयंत ने मुझसे केवल वादा किया था कि वे मेरे लिए लड़ाइयों का प्रबंध करेंगे। मैंने केवल फ्री इम्मोर्टल सी के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं वास्तव में कभी फ्री इम्मोर्टल सी में शामिल नहीं हुआ, अनिरुद्ध ने उत्तर दिया। इस समय वह बिना किसी नफरत के कबीर की ओर देख रहा था। अनिरुद्ध के व्यवहार में इतना बड़ा बदलाव आया था जिसे स्वीकार करना कबीर के लिए थोड़ा कठिन था। हालांकि उसे धीरन की बात याद आई कि एक बार जब हरकुलियन परिवार का व्यक्ति तुम पर दृढ़ विश्वास कर लेता है तो वह दिन तुम्हारा भाग्यशाली दिन होगा। कबीर की आंखें चमक उठीं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर। क्या तुम एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में शामिल होने जा रहे हो? उसी संप्रदाय में जिसमें तुम्हारे गुरु हैं? जीतन मन ही मन प्रफुल्लित था। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में एक और अद्भुत प्रतिभा जुड़ने वाली थी, और वह भी हरकुलियन परिवार से। जेमिनाई सेड। जयंत के चेहरे पर कड़वाहट का भाव था। अनिरुद्ध एक दुर्लभ और होनहार प्रतिभा थी जिसे उसने लंबी खोज के बाद पाया था। हालांकि वह आधिकारिक तौर पर फ्री इम्मोर्टल सी में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जयंत को भरोसा था कि एक दिन वह अनिरुद्ध को अपने संप्रदाय में शामिल होने के लिए फुसला लेगा। लेकिन जयंत ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अनिरुद्ध को कबीर विल्सन द्वारा हथिया लिया जाएगा। कोई समस्या नहीं गुरुदेव, कृपया एक बार फिर अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। बोलते हुए अनिरुद्ध ने तुरंत एक बार फिर घुटने टेक दिए और जोर से सिर झुकाया। पूरा मैदान थोड़ा हिल गया। इस समय कई लोग अपनी सुस्ती से जागे और विस्मय में चिल्ला उठे। ऐसा दृश्य दुर्लभ था। निकट भविष्य में ऐसे गुरु और शिष्य पूरे मोर्टल वर्ल्ड नश्वर दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। अलेक्जेंडर चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। नन्हे बालक, तुम अभी भी गंभीर रूप से घायल हो। स्वस्थ होने के लिए मेरे पीछे आओ। आओ, मैं तुम्हें एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट दिखाता हूँ। कबीर ने कहा, ठीक है, उसकी व्यवस्था का पालन करो। वह वहाँ के बुजुर्ग एल्डर हैं। यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें उनकी बात सुननी होगी। तुम पहले जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। अनिरुद्ध थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन अलेक्जेंडर के साथ जाने से पहले उसने अपना सिर हिलाया। लड़ाई खत्म हो गई थी। हर कोई तरह तरह के भावों के साथ चला गया। आज की लड़ाई उनकी यादों में पूरी तरह से अंकित हो गई थी। हालांकि यह केवल ट्रू मार्शल रियलम के मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच की लड़ाई थी, फिर भी इसने उन्हें बहुत आश्चर्यचकित किया। विशेष रूप से कबीर विल्सन। उन्होंने इस नाम को अपने दिलों में मजबूती से उतार लिया था। जयंत, तुम एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट वापस क्यों नहीं चलते और हमारे साथ कुछ देर बैठते? जीतन ने मुस्कुराते हुए कहा। जयंत ठंडी आवाज में फुसफुसाया, लेकिन फिर भी जीतन के पीछे एक्सट्रीम मार्शल मिस्टीरियस रियलम की ओर चल पड़ा। कबीर भी उनके पीछे हो लिया। इप्सिता बाजवा भी उनके पीछे भागना चाहती थी, लेकिन अंत में वह रूही के साथ चली गई। वह जानती थी कि भविष्य में वह अनिरुद्ध के साथ खेल सकती है। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के अंदर जयंत ने एक गिलास शराब पी और एक लंबी आह भरी। ऐसा लग रहा था मानो वह अचानक बहुत बूढ़ा हो गया हो। मैं उस पुराने पागल आदमी से लड़ता था और अब मैं उसी तरह उसके शिष्य के साथ लड़ रहा हूँ। जयंत ने दुख भरी आह भरी। इस समय वह कबीर से नफरत नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि अभी भी निपटने के लिए बहुत सी चीजें बची हैं, जैसे कि आने वाली तबाही। जीत ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? जयंत के चेहरे पर दहशत का भाव आ गया। बिल्कुल नहीं, जेमिनाई सेड। बेकार है, मैं अक्सर उससे मिलने जाता हूँ। कबीर विल्सन ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। स्वाभाविक रूप से वह जयंत से डरा नहीं था, खासकर ये देखने के बाद कि जयंत धीरन से कितना खौफ खाता था। जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा था कि जयंत का सामना धीरन के पागलपन भरे तरीकों से हो चुका था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने असामान्य हो। जयंत का दिल दहल गया। धीरन के संबंध में उसे काफी समझ थी। स्वाभाविक रूप से वह इस बात से अवगत था कि धीरन अपने शिष्य को कैसे सिखाता होगा। जीत ने मुस्कुराते हुए पूछा, जयंत, क्या तुम हमारे साथ काम करना जारी रखोगे?
ब्लैक टॉट वैस मिस्टीरियस रियलम में क्या तुमने मेरे फ्री इमोर्टल सीक के कुछ निर्वाण रियलम मार्शल आर्टिस्ट्स को नहीं मारा? तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? इस मामले का जिक्र होते ही जयंत गुस्से में आ गया। हाँ, तुम उनके मुझे मारने की कोशिश करने के बारे में बात क्यों नहीं करते? उस समय हम एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के 3 दिग्गज लगभग मौत के दरवाजे पर थे। अगर युवा मार्शल अंकल ने सही समय पर पहुंचकर कार्रवाई नहीं की होती तो शायद उस पुराने पागल आदमी ने अब तक तुम्हारे फ्री इमोर्टल सीक का नामो निशान मिटा दिया होता, जीत ने उपहास करते हुए कहा। जयंत ने कबीर की ओर देखा, वह स्तब्ध था। इस मामले के बारे में सोचते हुए उसे बस इतना याद आया कि कबीर ब्लैक टॉट वैस मिस्टीरियस रियलम में अपनी ट्रू क्यूई का उपयोग करने में सक्षम था। यदि ऐसा है तो निर्वाण रियलम के उन बुजुर्गों को शायद कबीर विल्सन ने ही मारा होगा। जाहिर है अरमान, जो जीवित वापस आया था, कभी किसी के सामने इसका जिक्र नहीं करेगा क्योंकि यह बहुत ही शर्मनाक था। उसने इसका उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। असंभव, मैंने उनसे कहा था कि वे कभी भी क्रूर हाथों का सहारा नहीं ले सकते। जयंत ने निश्चितता के साथ कहा। वह अच्छी तरह जानता था कि यदि जीतन और अन्य लोग मर जाते तो इसके परिणाम क्या होते। धीरन का प्रतिशोध कोई मजाक नहीं था। वह पुराना पागल हमेशा एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की सबसे मजबूत शक्तियों में से एक रहा था। तुम्हें कैसे पता चलेगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें मारना चाहता था? उस समय वे ही थे जिन्होंने सबसे भयानक और विभत्स तरीके से हमला किया था। उन्हें शायद ट्रू मार्शल सेक्ट और बीस्ट मार्शल सेक्ट ने प्रोत्साहित किया था। बेहतर होगा कि तुम जाकर अरमान से इस मामले को स्पष्ट करने के लिए कहो, कबीर ने कहा। कबीर को ऐसा कहते सुनकर जयंत मन ही मन लाचारी महसूस कर रहा था। इतनी कम उम्र में कबीर ने पहले ही इतने सारे निर्वाण रियलम मार्शल आर्टिस्ट्स को मार दिया था। दुनिया में कौन इस बात पर विश्वास करने वाला था? यदि वे वास्तव में कबीर विल्सन द्वारा मारे गए थे तो जयंत क्या कर सकता था? यदि वह कबीर के साथ कुछ करता तो उसे उन परिणामों का डर था जिनका उसे सामना करना पड़ता। अध्याय 0359 अलग थलग। जयंत वर्तमान स्थिति से पूरी तरह अवगत था। ये वास्तव में संघर्ष में उलझने का समय नहीं था। यदि वे सहयोगी बन जाते तो आने वाली तबाही का सामना करते समय होने वाले नुकसान को कम करना संभव हो सकता था। फिलहाल के लिए इस मामले को यहीं छोड़ देते हैं। भविष्य में मैं तुम्हारे साथ इसका निपटारा करूंगा, जयंत ने कहा। ये सुनकर जीत ने राहत की सांस ली। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। जयंत, तुम अक्सर विदेशों समुद्र पार की यात्रा करते हो, क्या तुम्हें पता है कि कुछ लोग क्यों नहीं आए? जैसे ही जीत ने ये सवाल पूछा, जयंत के माथे पर तुरंत शिकन आ गई। उसने कबीर विल्सन की ओर देखा और कहा, नन्हे बालक, तुम्हें अब जाना चाहिए। तुम्हारे लिए इस सबसे दूर रहना ही बेहतर है। जेमिनाई सेड। कबीर विल्सन को जीतन और जयंत के चेहरों पर छाई गंभीरता से यह एहसास हो गया था कि मामला काफी संगीन है। उसकी जिज्ञासा चरम पर थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कमरे से बाहर निकाल दिया जाएगा। जीत ने जोर से खांसते हुए कहा, युवा मार्शल अंकल, स्वाभाविक रूप से जयंत के आपको जाने के लिए कहने के पीछे ठोस कारण हैं। कबीर जिज्ञासा और थोड़े गुस्से में वहां से पैर पटकता हुआ निकल गया। उसे शक था कि जयंत उसे निशाना बना रहा है। क्यों न तुम पक्षी बनकर उनकी बातें छिपकर सुनो, सिमी ने सुझाव दिया। कबीर भी यही योजना बना रहा था, लेकिन रिनी ने अचानक उस पर ठंडा पानी डाल दिया। ये संभव नहीं होगा। उन दोनों ने मिलकर एक सुरक्षा कवच बैरियर लगा दिया है। उसे कमरे से बाहर आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने बैरियर लगा दिया था। इससे स्पष्ट था कि यह मामला कितना असाधारण था। क्या मोर्टल मार्शल वर्ल्ड में बहुत सारे मेनलैंड हैं? यदि कम लोग आए हैं तो इसका क्या अर्थ है? पूरे मोर्टल मार्शल वर्ल्ड की तो बात ही छोड़िए, वह तो अभी चेनवू मेनलैंड को ही पूरी तरह नहीं समझ पाया था। मोर्टल मार्शल वर्ल्ड अनगिनत नश्वर दुनियाओं में से मात्र एक थी। ऐसी हजारों दुनियाएं थीं और आमतौर पर केवल निर्वाण रियलम या उससे ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट्स में ही दुनिया भर में यात्रा करने की शक्ति होती थी। यदि कोई एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना चाहता तो उसे पार करने के लिए कुछ विशेष दरारें, रिफ्ट्स ढूंढनी पड़ती थीं। ऐसे बहुत से मेनलैंड हैं, लेकिन मुझे भी सटीक संख्या का पता नहीं है। चूंकि जीत ने कहा कि कुछ लोग नहीं आए हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ घटित हुआ है। सिमी भी इस बात पर विचार कर रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने दूसरे मेनलैंड के लोगों को आने से रोक दिया। जब कबीर अनिरुद्ध के साथ लड़ रहा था तो उसने आसपास कई निर्वाण रियलम मार्शल आर्टिस्ट्स को देखा था। जहां तक उसका सवाल था, ये काफी भव्य दृश्य था, लेकिन जीत के अनुसार ये संख्या बहुत कम थी। भूमिका ने कहा, कुछ मेनलैंड बहुत छोटे हैं और वहां संसाधनों की कमी है। स्वाभाविक रूप से वहां शक्तिशाली विशेषज्ञों की भी कमी है। उनके पास शायद केवल एक ही संप्रदाय हो।
अब ऐसा लगता है कि कुछ छोटे मेनलैंड्स ने एक निर्वाण रियलम दीन को भेजा है और हीरो असेंबली में भाग लेने के लिए कुछ योग्य शिष्यों को साथ लाए हैं। निर्वाण रियलम मार्शल आर्टिस्ट्स की साधना कल्टिवेशन को समझना बहुत कठिन था, इसलिए सिमी और अन्य लोग उनकी शक्ति का सटीक अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। वे निश्चित रूप से नहीं कह सकते थे कि कौन कितना शक्तिशाली है। यदि वे उनकी शक्ति को भांप पाते तो वे दावे के साथ कह सकते थे कि वे इन बंजर मुख्य भूमियों से आए हैं या नहीं। किसी संप्रदाय की शक्ति का अंदाजा आमतौर पर शिष्यों की संख्या, निर्वाण रियलम विशेषज्ञों और दीन की ताकत से लगाया जाता था। इसीलिए इस समय कुछ भी तय करना बहुत मुश्किल था। बहन भूमिका, क्या आपको संदेह है कि इन शक्तिशाली मेनलैंड्स ने किसी को नहीं भेजा है? कबीर ने पूछा। असुर और राक्षस चेनवू मेनलैंड के रास्ते आक्रमण करने वाले थे। ये पूरे मोर्टल मार्शल वर्ल्ड को प्रभावित करने वाला था। यदि ये शक्तिशाली मेनलैंड मदद नहीं करने वाले थे तो क्या इसका मतलब ये था कि चेनवू मेनलैंड का विनाश निश्चित है? ये सोचते ही कबीर के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह अभी भी कमरे के प्रवेश द्वार पर बैठा था। वह सच में जानना चाहता था कि जीतन और अलेक्जेंडर क्या चर्चा कर रहे हैं। सिमी ने कहा, बड़ी बहन का संदेह निराधार नहीं है। आखिरकार मोर्टल मार्शल वर्ल्ड बहुत विशाल है। जीत ने निश्चित रूप से एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के अतीत से चले आ रहे किसी शानदार श्रेणी के उपकरण का उपयोग किया होगा ताकि प्रकाश की गति से दुनिया के हर कोने में सूचना भेजी जा सके। फिर भी इतने महीनों के बाद मुट्ठी भर लोग ही पहुंचे हैं। भूमिका ने थोड़ा विचार किया और कहा, यह कैसे संभव है कि जो युवा शिष्य आए हैं वे चेनवू मेनलैंड के उत्कृष्ट शिष्यों से भी कमतर हैं। 60 से अधिक मेनलैंड हैं और फिर भी उनमें से केवल कुछ ने ही चुनौती दी है। यदि उन शक्तिशाली मेनलैंड्स के शिष्य होते तो वे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्यों को इतने राउंड नहीं जीतने देते। इससे पहले कबीर को जीतन से पता चला था कि अन्य मेनलैंड के कई शिष्यों ने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को चुनौती दी थी, फिर भी सेक्ट ने अधिकांश लड़ाइयां जीती थीं। इस बिंदु से यह स्पष्ट था कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की शक्ति उन कुछ दर्जन मेनलैंड्स के बराबर थी जो यहां पहुंचे थे। इस समय कबीर को अचानक एक बात समझ में आई। जीत ने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्यों को अन्य मेनलैंड के शिष्यों के साथ केवल गौरव के लिए नहीं लड़ने दिया था, बल्कि वह इस अवसर का उपयोग इन मेनलैंड्स की शक्ति को मापने के लिए भी करना चाहता था। रूही ने भी इसी तरह इप्सिता बाजवा और कियारा लुइस को सबको चुनौती देने के लिए भेजा था। जयंत ने भी इसी तरह अनिरुद्ध से प्रतिद्वंद्वी खोजने को कहा था। अब कबीर को पूरा यकीन हो गया था कि उन सब ने यह आकलन करने के लिए किया था कि दूसरे मेनलैंड के ये लोग कितने मजबूत हैं। चीजें बहुत गंभीर लग रही हैं। कबीर को अचानक लगा कि वह अभी बहुत छोटा है और उसका अनुभव बहुत कम है। अब वह बहुत उत्सुकता से जानना चाहता था कि इसका क्या मतलब है। वह तुरंत डिवाइन वेपन शॉप पहुंचा। चूंकि यहाँ हर कोई कबीर विल्सन और कियारा लुइस के संबंध के बारे में जानता था, इसलिए उसे रोका नहीं गया और वह बेरोकटोक ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। आज वह रूही के लिए आया था, शायद उसे कुछ पता चल सके। कबीर के आने का एहसास होते ही कियारा लुइस का शरीर उड़ते हुए धुएं की तरह लहराया और कबीर के बगल में आ पहुंचा। वह हंसते हुए बोली, तुम्हारा शिष्य कहाँ है? तुम उसे हमसे मिलवाने क्यों नहीं लाए? जेमिनाई सैड। इप्सिता बाजवा भी कुछ मजाक करने की योजना बना रही थी, लेकिन कबीर के चेहरे के भाव ठीक न देखकर उसने पूछा, भाई क्या बात है? उस समय कियारा लुइस ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कबीर का हाथ पकड़ा और पूछा, भाई कबीर क्या हुआ? कबीर विल्सन ने एक हल्की आह भरी मुस्कुराया और रूही की ओर देखने से पहले कियारा लुइस के चेहरे को सहलाया। बहन रूही, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। रूही ने कबीर को बैठने के लिए जगह दी और कहा, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या दूसरे मेनलैंड के लोग बहुत कमज़ोर नहीं हैं? कबीर ने गंभीर स्वर में पूछा। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आह। रूही एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने एक हल्की आह भरी, ये चीज़ बहुत जटिल है। अगर तुम्हें पता चल भी जाए तो भी यह बेकार होगा क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते। इसे हम निर्वाण रियलम मार्शल आर्टिस्ट्स की चिंता पर छोड़ दो। कबीर चौंक गया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं विलियम्स सिटी और चेनवू मेनलैंड का निवासी हूँ। मैं भी इस खतरनाक स्थिति का सामना कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने 100,000 डेविल माउंटेन के अंदर बहुत कुछ किया है, वरना आप यहाँ चैन से चाय नहीं पी रही होती। कबीर वास्तव में सही था। उसने 100,000 डेविल माउंटेन में मोनी को मुक्त किया था, जिसने शक्तिशाली डबल हेडेड स्नैक डेमन के साथ साथ दुष्ट राक्षसों की सेना को नष्ट कर दिया था। परिणामस्वरूप वह बैरियर बाधा गायब हो गया। अन्यथा यदि वह राक्षस जीवित होता तो वह राक्षसों की उस सेना को बाहर ले आता। स्वाभाविक रूप से रूही को नहीं पता था कि कबीर किस बारे में बात कर रहा है, और कबीर भी मोनी और सप्रेसिंग डेविल डिवाइन कल्टिवेशन से जुड़ी बातों को गुप्त रखना चाहता था, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। ठीक है,
मैं तुम्हें बस इतना बता सकती हूँ कि हमारा चेनवू मेनलैंड पूर्वी सागर में स्थित है। अनंत समुद्र में हमारा मेनलैंड एक द्वीप की तरह है। वर्तमान में केवल कुछ दर्जन मेनलैंड के लोग ही यहाँ पहुँचे हैं और ये मेनलैंड शक्ति में कमज़ोर हैं। तुम कह सकते हो कि ये मेनलैंड डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर से बड़े नहीं हैं और उनकी समग्र शक्ति बहुत कम है। रूही ने लाचारी में आह भरी। ऐसा लगता था कि वह कुछ बातें जानती है। कबीर जानता था कि चेनवू मेनलैंड तुलनात्मक रूप से बड़ा और उपजाऊ भी था, वरना इतने सालों बाद भी यह इतना शक्तिशाली क्यों होता और यहाँ इतने सारे शक्तिशाली संप्रदाय क्यों होते। हमारे चेनवू मेनलैंड को अलग थलग किया जा रहा है। रूही कड़वाहट के साथ मुस्कुराए। जेमिनाई सेड। अध्याय 0360 मार्शल आर्ट्स मार्ग का संकल्प। इस समय इप्सिता बाजवा और कियारा लुइस को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया। यदि असुर और राक्षस लोग के साथ महायुद्ध की शुरुआत में केवल चेनवू मेनलैंड ही रक्षा करने वाला था तो परिणाम की कल्पना की जा सकती थी। दो असुर और राक्षस लोगों का अकेले प्रतिरोध करने वाला चेनवू मेनलैंड, ये पत्थर पर अंडे मारने जैसा था। गुरु माता, क्या वे छोटे मेनलैंड अभी भी नहीं हैं? क्या वे नहीं आए हैं? कियारा लुइस ने कहा। रूही ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ वे आए हैं, लेकिन तुम यह नहीं कह सकती कि वे वास्तव में अपनी मर्जी से आए हैं। उन सभी को भेजा गया है। अगर वे अभी गए तो भी यह काफ़ी नहीं होगा। 1,00,000 साल पहले असुरों और राक्षसों का मुकाबला करने के लिए पूरे मोर्टल मार्शल वर्ल्ड ने खुद को झोंक दिया था, तभी इतने सारे मेनलैंड्स को बचाना संभव हो पाया था। मोर्टल मार्शल वर्ल्ड में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से संबंधित 4 समुद्री क्षेत्र हैं। प्रत्येक समुद्री क्षेत्र में हमारे चेनवू मेनलैंड जितने मजबूत कम से कम 10 मेनलैंड हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो चेनवू मेनलैंड से भी अधिक शक्तिशाली हैं। तुम अभी बहुत छोटी हो और तुमने अन्य मेनलैंड्स की यात्रा नहीं की है। यदि तुमने की होती तो तुम्हें पता चलता कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट जैसे संप्रदाय इन शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। जेमिनाई सेड। अध्याय 0360 मार्शल आर्ट्स मार्ग का संकल्प। इस समय इप्सिता बाजवा और कियारा लुइस को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया। यदि असुर और राक्षस लोग के साथ महायुद्ध की शुरुआत में केवल चेनवू मेनलैंड ही रक्षा करने वाला था तो परिणाम की कल्पना की जा सकती थी। दो असुर और राक्षस लोगों का अकेले प्रतिरोध करने वाला चेनवू मेनलैंड, ये पत्थर पर अंडे मारने जैसा था। गुरु माता, क्या वे छोटे मेनलैंड अभी भी नहीं हैं? क्या वे नहीं आए हैं? कियारा लुइस ने कहा। रूही ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ वे आए हैं, लेकिन तुम यह नहीं कह सकती कि वे वास्तव में अपनी मर्जी से आए हैं। उन सभी को भेजा गया है। अगर वे अभी गए तो भी यह काफ़ी नहीं होगा। 1,00,000 साल पहले असुरों और राक्षसों का मुकाबला करने के लिए पूरे मोर्टल मार्शल वर्ल्ड ने खुद को झोंक दिया था, तभी इतने सारे मेनलैंड्स को बचाना संभव हो पाया था। मोर्टल मार्शल वर्ल्ड में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से संबंधित 4 समुद्री क्षेत्र हैं। प्रत्येक समुद्री क्षेत्र में हमारे चेनवू मेनलैंड जितने मजबूत कम से कम 10 मेनलैंड हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो चेनवू मेनलैंड से भी अधिक शक्तिशाली हैं। तुम अभी बहुत छोटी हो और तुमने अन्य मेनलैंड्स की यात्रा नहीं की है। यदि तुमने की होती तो तुम्हें पता चलता कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट जैसे संप्रदाय इन शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। कबीर विल्सन के लिए ये समझना बहुत कठिन हो रहा था। आखिरकार एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के जीतने एक ऐसे निर्वाण रियलम मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्होंने 8 क्लेशों को पार किया था। उन्हें नश्वर दुनिया के शिखर पर खड़े मार्शल आर्टिस्ट के रूप में माना जा सकता था। ये कुछ भी नहीं कैसे हो सकता है? कबीर को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। रूही ने कहा, क्या चेनवू मेनलैंड में कोई ऐसा संप्रदाय है जिसके पास 1000 से अधिक ट्रू मार्शल रियलम के शिष्य हों? क्या हमारे पास कोई ऐसा संप्रदाय है जिसमें लगभग 10 पेरिशिंग गोल्डन बॉडी स्तर के बुजुर्ग हों? पेरिशिंग गोल्डन बॉडी स्तर यह उन निर्वाण रियलम मार्शल आर्टिस्ट्स का स्तर था जिन्होंने 7वें क्लेश को पार कर लिया था, और एक ही संप्रदाय में ऐसे 10 विशेषज्ञ। उनकी शक्ति की केवल कल्पना ही की जा सकती थी। 1000 से अधिक ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्ट यह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट से 10 गुना अधिक था। यदि वास्तव में ऐसा कोई संप्रदाय था तो वह निश्चित रूप से एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये संप्रदाय क्यों नहीं आए? क्या असुरों और राक्षसों को यहीं रोकना बेहतर नहीं है? एक बार जब उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया और यदि वे अन्य मेनलैंड्स में बिखर गए तो क्या इससे कई मेनलैंड्स को खतरा नहीं होगा? कबीर ने बेबस आवाज में पूछा। वह पहले से ही जानता था कि वह एक नगण्य पात्र है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस दुनिया में वह रह रहा है वहाँ वास्तव में एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट से भी अधिक शक्तिशाली इतनी सारी हस्तियां होंगी। 1,00,000 साल पहले वास्तव में ऐसा ही था, लेकिन इंसान अब वो नहीं रहे जो पुराने समय में हुआ करते थे। अब हर कोई केवल अपने दरवाजे के सामने की बर्फ साफ करता है। वे पहले जैसे कैसे हो सकते हैं?
रूही ने उपहास किया, वह भी इस मामले में लाचारी महसूस कर रही थी। यदि ऐसा है तो एक बार जब असुरों और राक्षसों का आक्रमण शुरू हो जाएगा तो क्या हमारा चेनवू मेनलैंड पूरी तरह खत्म हो जाएगा? कबीर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चेनवू मेनलैंड अनगिनत नागरिकों का घर था। हाँ, इसीलिए विभिन्न संप्रदायों के दिग्गज वहां से हटने पर विचार कर रहे हैं। मुख्य शिष्यों को साथ लेकर किसी मिस्टीरियस रियलम रहस्यमयी क्षेत्र में शरण ली जाए। यदि नहीं तो वे सभी मारे जाएंगे। अब कबीर को समझ आया कि जीतन और जयंत ने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया था। यदि शिष्यों को इस बारे में पता चलता या यदि यह जानकारी नागरिकों तक फैल जाती और वे भी वहां से हटना चाहते तो निश्चित रूप से पूरे चेनवू मेनलैंड में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती। कबीर विल्सन, क्या तुम जानते हो कि यह भीषण युद्ध कम से कम 100 वर्षों तक चलने वाला है? केवल चेनवू मेनलैंड की ताकतों के भरोसे इतने लंबे समय तक प्रतिरोध करना असंभव होगा। रूही जानती थी कि इस समय कबीर कैसा महसूस कर रहा होगा। आखिरकार उन्हें जीवित रहने के लिए अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ रहा था। वे अपनी मातृभूमि को इन असुरों और राक्षसों द्वारा रौंदे जाने के लिए छोड़ रहे थे। इस तबाही में कई नागरिक मारे जाने वाले थे। उस समय चेनवू मेनलैंड में खून की नदी बहने वाली थी। यह मानव जगत में साक्षात नरक बन जाएगा। कियारा लुइस और इप्सिता बाजवा दोनों ही निराश थीं। उनके लिए ये सबसे बुरा था। वे मार्शल आर्टिस्ट थीं और मार्शल आर्ट्स मार्ग का संकल्प ही राक्षसों और असुरों का संहार करना था, क्योंकि किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में असुर, राक्षस और मानव जाति सभी एक ही दुनिया में रहते थे। उस समय मनुष्य कमजोर थे जबकि असुर और राक्षस जन्मजात शक्तिशाली थे। पूरी मानव जाति को उनके द्वारा गुलाम बना लिया गया था। कुछ मनुष्य इसे चुपचाप स्वीकार नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने असुरों और राक्षसों का मुकाबला करने और भविष्य में किसी भी प्रतिकूल स्थिति से छुटकारा पाने के लिए मार्शल आर्ट्स का रास्ता बनाया। वे स्वर्ग के विरुद्ध जाकर अपनी एक अलग दुनिया बनाना चाहते थे। कबीर टूटे हुए दिल के साथ एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट लौट आया। उसने अपने जड़ी बूटी के बगीचे की देखभाल की और एक्सट्रीम पिल किंग कोर्टयार्ड छोड़कर निषिद्ध क्षेत्र की ओर चल दिया। वह अपने गुरु से मिलना चाहता था। जब वह उनका शिष्य बना था तब धीरन ने उसे मार्शल आर्ट्स मार्ग के संकल्प के बारे में बहुत कुछ बताया था। उसे वह सब अभी भी स्पष्ट रूप से याद था। धीरन कबीर को इतनी जल्दी वापस देखकर हैरान रह गया। हताश कबीर को देखकर उसने उसे प्रताड़ित नहीं किया और सीधे उसकी निराशा का कारण पूछा। कारण जानने के बाद धीरन हंसने लगा। धीरन की पागलों जैसी हंसी सुनकर कबीर को संदेह हुआ। गुरुदेव, आप क्यों हंस रहे हैं? क्या ये बहुत मज़ेदार है? कबीर ने पूछा। नन्हे बदमाश, तुम अभी बहुत कच्चे हो। ये निश्चित रूप से बहुत मज़ेदार है। यदि कोई अपने मार्शल आर्ट्स के संकल्प के विरुद्ध जाता है तो अंततः मार्शल आर्ट्स मार्ग द्वारा उसे त्याग दिया जाएगा। उनका अंत अच्छा नहीं होगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने विश्वास पर अडिग रहो। तुमने जो मार्शल आर्ट्स सीखा है उसका उपयोग मृत्यु तक लड़ने के लिए करो। धीरन ने हंसते हुए कहा। बचपन से ही कबीर विल्सन मार्शल आर्ट्स मार्ग के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता था, क्योंकि यह मार्ग अत्यंत शक्तिशाली था और लोगों को वह शक्ति प्रदान कर सकता था जिससे वे अंतरिक्ष को भेद कर हेवनली रियलम स्वर्गलोक तक पहुंच सकें। कोई नहीं जानता था कि हर जगह इस मार्शल आर्ट्स मार्ग को किसने बनाया या इसकी शुरुआत कब हुई। कई लोगों को इसकी परवाह नहीं थी और समय के साथ मार्शल आर्ट्स मार्ग का वह पवित्र संकल्प धीरे धीरे भुला दिया गया। यही कारण था कि मार्शल आर्ट्स के मार्ग पर चलकर शक्ति प्राप्त करने वाले कई लोग ऐसे काम करते थे जो इसके मूल संकल्प के विरुद्ध थे। ऐसा लगता है कि पूर्वी सागर में केवल चेनवू मेनलैंड ही लगभग अजेय बचा है। निश्चित रूप से पीछे से कुछ दुष्ट लोग दूसरों को नियंत्रित कर रहे हैं। मुझे सोचने दो, पूर्वी सागर के लोग निश्चित रूप से इतने मूर्ख नहीं होंगे। वे जानते होंगे कि यदि चेनवू मेनलैंड का पतन होता है तो इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। धीरन ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाई। उसकी समुद्र जैसी गहरी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक दिखाई दे रही थी। वह इस बारे में गहराई से विचार कर रहा था। कबीर जानता था कि उसके गुरु बहुत दुर्जय हैं। इस क्षण वह अंत तक अपने विश्वास पर अडिग रहने के लिए और भी दृढ़ हो गया था। अन्यथा उसके शरीर के साथ जुड़ी अज्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसने महसूस किया कि अज्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड, ब्लैक टॉर्टोइस एडमेंटल आर्मर, ये दिव्य हथियार मार्शल आर्ट्स मार्ग के संकल्प के साथ प्रकाश में गढ़े गए थे। और यही बात सप्रेसिंग डेविल, डिवाइन एक्सरसाइज या किसी अन्य दिव्य अभ्यास के लिए भी सच थी। यदि वह मार्शल आर्ट्स मार्ग के संकल्प के विरुद्ध जाता तो ये दिव्य अभ्यास और दिव्य हथियार उसे त्याग देते। धीरन अचानक उपहास करते हुए मुस्कुराया। उसके चेहरे पर अप्रत्याशित रूप से गुस्से के निशान दिखाई दिए। ये पहली बार था जब कबीर ने अपने गुरु को क्रोधित देखा था। इससे वह कांप उठा। भले ही धीरन केवल थोड़ा सा ही गुस्से में था, यह उन कमभक्तों की ही करतूत होगी। छोकरे, तुम अब जा सकते हो। तुम्हें इस बारे में लंबे समय तक चिंता करने की जरूरत नहीं है।
चेनवू मेनलैंड खत्म नहीं होने वाला है। जीत से कहो कि उसे किसी भी ताकत के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने तरीके से इससे निपट सकता है। धीरन ने कबीर को पकड़ते हुए कहा और उसे एक लात मारकर गड्ढे से बाहर निकाल दिया। कबीर ने कई बार कोसते हुए जल्दी से वह जगह छोड़ दी। वह नीचे जाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह दोबारा गया तो उस नर्क से बाहर निकलने से पहले उसे कई महीनों तक प्रताड़ना सहनी होगी। जब कबीर एक्सट्रीम पिल्किंग कोर्टयार्ड पहुंचा तो उसने अप्रत्याशित रूप से रोहिणी को प्रवेश द्वार पर बैठे पाया। वह चिंतित लग रही थी। कबीर को वापस आया देखकर उसने जल्दी से कहा, कबीर, मनोज जॉनसन को पीटा गया है और वह गंभीर रूप से घायल है। क्या? किसने किया ये? कबीर गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जिससे उसकी उंगलियों के जोड़ों के चटकने की आवाज़ आने लगी। मनोज जॉनसन उसका शिष्य था। हालांकि उनके बीच पहले कुछ मतभेद थे, लेकिन अब उनके संबंध बहुत अच्छे थे। जब भी समय मिलता वह मनोज को कीमिया में मार्गदर्शन देता था। अब किसी ने उसके शिष्य को पीटा था, ये सीधे तौर पर उसके चेहरे पर प्रहार करने के समान था। अध्याय 036 सार्वजनिक रोष। रोहिणी को भी सटीक विवरण की जानकारी नहीं थी। प्रेम बजाज और अमृत गुप्ता ने उसे कबीर विल्सन को तुरंत बुलाने के लिए कहा था। कबीर रोहिणी के पीछे किंग मार्शल कोर्टयार्ड पहुंचा, जहां केवल प्रेम बजाज और उसका समूह मौजूद था। अलेक्जेंडर और जीत दोनों वहां नहीं थे। एक कमरे के भीतर पीले चेहरे के साथ मनोज जॉनसन बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें बहुत कमजोर चल रही थीं, स्पष्ट रूप से उसे बहुत गंभीर चोट लगी थी। मनोज की ऐसी हालत देखकर कबीर ने तुरंत हेल स्पिरिट ग्रास का एक टुकड़ा निकाला और उसे मनोज के मुंह में डाल दिया। हालांकि मनोज एक कीमियागर था, लेकिन अपने स्तर पर उसे कमजोर प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जा सकता था। इतनी गंभीर चोटें तभी संभव थीं जब उसे कई लोगों ने घेर लिया हो या किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति ने उसे तब तक पीटा हो जब तक वह घायल न हो गया हो। क्या तुमने इसकी सूचना एल्डर्स बुजुर्गों को दी? कबीर ने पूछा। हमने दी थी, उन्होंने हमें बस कुछ गोलियां दे दीं, लेकिन उन बुजुर्गों ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। प्रेम बजाज पूरी तरह गुस्से में दिख रहा था। अमृत गुप्ता ने उपहास करते हुए कहा, किसने सोचा था कि हमारे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के एल्डर्स वास्तव में इतने निकम्मे होंगे। वे उन कुछ लड़कों से इतने डर गए थे जो केवल ट्रू मार्शल रियलम के 7वें स्तर पर थे कि वे उनके सामने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। धिक्कार है, वे लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। ये तो ठीक है कि उन्होंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब हम जाने की योजना बना रहे थे तो उन्होंने हमें भी रोक दिया। किंग मार्शल कोर्टयार्ड में बादल और मनोज जॉनसन युवा शिष्यों के लिए एल्डर बुजुर्ग के समान थे। हालांकि वे प्रेम बजाज और समूह के साथ घुल मिल कर रहते थे और एक दूसरे से बहुत परिचित थे। चंद्रपाल ने कहा, बादल को दोषी ठहराया गया और एल्डर्स उसे अपने साथ ले गए। अगर अलेक्जेंडर यहाँ होते तो वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने देते। अलेक्जेंडर अनिरुद्ध को स्वस्थ होने के लिए ले गए थे और किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ हैं। जहां तक जीतन की बात है, वह जयंत के साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। पिल ब्यूटी का तो जिक्र करना ही बेकार था, भगवान जाने वह कहाँ थी। कबीर विल्सन ने भी उसे बहुत लंबे समय से नहीं देखा था। मुझे ठीक ठीक बताओ कि क्या हुआ था। कबीर ने धीरे से सांस ली। वह जानता था कि जिन लोगों ने मनोज जॉनसन को घायल किया है वे असाधारण होंगे, वरना एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के एल्डर्स उनसे इतने डरे हुए नहीं होते। मनोज जाग गया है, तुम उसी से पूछ सकते हो, रंजीत ने कहा। मनोज जॉनसन ने महसूस किया कि उसका शरीर आश्चर्यजनक गति से ठीक हो रहा है। जब उसने देखा कि कबीर यहाँ है तो वह तुरंत समझ गया कि कबीर ने ही उसे हेल स्पिरिट ग्रास दी होगी। गुरुदेव, मनोज ने कृतज्ञता के साथ पुकारा। मुझे बताओ, तुम्हें किसने पीटा और क्या हुआ था? कबीर ने पूछा। उसका चेहरा बहुत शांत था, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वे सभी जानते थे कि वह अंदर से बहुत गुस्से में है। ये वह समय था जब वह लापरवाह हो जाता था। इस स्थिति में वह पूरी दुनिया के खिलाफ जाने की हिम्मत भी रख सकता था। मनोज जॉनसन ने एक लंबी आह भरी। वे सुनहरे कपड़े पहने 7 लोगों का एक समूह था। वे बेहद शक्तिशाली थे और उतने ही अहंकारी भी। ट्रेडिंग स्क्वायर में मुझे एक स्पिरिट हर्ब मिली जो काले पत्थर जैसी दिखती थी। ब्लैकवुड, एक ऐसी जड़ी बूटी जिसका उपयोग उच्च श्रेणी की प्रोफाउंड लेवल पिल्स को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। ये बहुत कीमती है, कबीर ने कहा। जड़ी बूटियों के मामले में उसका ज्ञान अगाध था। ट्रेडिंग स्क्वायर एक ऐसी जगह थी जहां विभिन्न स्थानों से लोग आते थे और अपनी दुकानें लगाते थे। बहुत से लोग इस जगह जाना पसंद करते थे। कभी कभी यदि किसी की किस्मत अच्छी हो तो बहुत कम राशि खर्च करके भी कोई बहुत कीमती चीज़ पा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि मनोज जॉनसन को ब्लैकवुड मिल गई थी। सही कहा, मेरी वह ब्लैकवुड कम से कम 3 करोड़ क्रिस्टल पत्थरों में बिक सकती थी। गुरुदेव, आपको इसकी कीमत का अंदाजा होगा ही।
कबीर ने अपना सिर हिलाया। ब्लैकवुड एक बहुत ही अजीब लकड़ी थी, इसका उपयोग जड़ी बूटी के रूप में या मन को शांत करने वाले उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा उच्च श्रेणी की प्रोफाउंड लेवल पिल तैयार करते समय यदि भट्टी में चावल के दाने के बराबर ब्लैकवुड भी डाल दी जाए तो ये दिव्य चेतना को बढ़ाने का प्रभाव डालती थी। यह अविश्वसनीय रूप से कीमती थी। जेमिनाई सेड, जब मैं ब्लैकवुड खरीदकर एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो मुझ पर सुनहरे वस्त्र पहने 7 लोगों ने हमला कर दिया। बहुत ही कम समय में उन्होंने मुझे इतना पीटा कि मुझे गंभीर चोटें आईं। जब तक कुछ एल्डर्स, प्रेम और उनका समूह पहुंचा, मैं बेहोश हो चुका था। उन्होंने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के इतने सारे शिष्यों के सामने वह ब्लैकवुड लूट ली। उन्होंने सीधे मेरा स्टोरेज पाउच छीन लिया। मनोज जॉनसन बेहद गुस्से में था। उसने बिस्तर के गद्दे को मजबूती से भींच लिया। प्रेम बजाज, अमृत गुप्ता और अन्य सभी भी उतने ही क्रोधित थे। बॉस, चलिए उन कमबख्तों को पीटते हैं जिन्होंने चाचा मनोज को घायल किया है, वरना मेरी इस ताकत का क्या फ़ायदा। कुशल के माथे पर नीली नसें उभर आई थीं और उसने गुस्से में कहा, बड़े भाई कबीर, चलिए, चाहे उन लोगों का बैकग्राउंड कितना भी बड़ा क्यों न हो, मैं आपके साथ हूँ। जैसे को तैसा, हमें चाचा मनोज का सामान वापस छीनना ही होगा। प्रेम बजाज ने तलवार निकाली और उसकी मूठ को मजबूती से पकड़ लिया। आमतौर पर अमृत गुप्ता डरपोक था, लेकिन अब उसने भी कोई कमजोरी नहीं दिखाई। हमें न केवल उसे वापस छीनना चाहिए, बल्कि उन्हें जमीन पर भी चटा देनी चाहिए। मैं भी चलूंगी, रोहिणी ने कहा। वह अक्सर उनके साथ घुल मिल कर रहती थी, उसकी भी भावनाएं थीं और वह बस हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती थी। रंजीत, रूपेश और चंद्रपाल सभी ने एक के बाद एक सिर हिलाया। अगर हम सब उस समय वहां होते तो हम चाचा मनोज को बचा सकते थे, लेकिन हमें कुछ एल्डर्स ने रोक दिया। रंजीत की आवाज़ बेतहाशा ठंडी थी। यही कारण था कि हर कोई इतना आग बबूला था। ठीक है, चलो। कबीर विल्सन हल्का सा मुस्कुराया, उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक चमकी। मनोज जॉनसन बहुत भावुक हो गया। वह नहीं चाहता था कि कबीर और उसका समूह कोई जोखिम उठाए, क्योंकि उन लोगों का बैकग्राउंड रहस्यमय और शक्तिशाली था। अन्यथा एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के कई एल्डर्स उनसे क्यों डरते। हालांकि मनोज ने जो कुछ भी कहा, कबीर और समूह ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे कमरे से बाहर निकल गए और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वे आंगन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अनिरुद्ध को लेकर आ रहा है। एलेक्जेंडर, कबीर मन ही मन प्रफुल्लित हो उठा। अगर अनिरुद्ध जैसा नन्हा राक्षस उनके समूह में शामिल हो जाता तो स्वाभाविक रूप से उसे किसी का डर नहीं रहता। उसने कहा कि उसे जीत से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए मिलना है, इसलिए उसने इस बूढ़े आदमी को उसे यहाँ लाने के लिए कहा। अनिरुद्ध ने कबीर विल्सन की ओर देखा और सम्मानपूर्वक कहा। अब वह प्रशंसा में कबीर के सामने साष्टांग प्रणाम करने को भी तैयार था। उस बूढ़े आदमी के जाने के बाद कबीर ने गंभीर स्वर में कहा, नन्हे बदमाश, तुम्हारा वरिष्ठ भाई सीनियर ब्रदर उस कमरे के अंदर लेटा हुआ है। कुछ लोगों ने उसका सामान चुरा लिया है और उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया है। तुम क्या सोचते हो, हमें उनसे कैसे निपटना चाहिए? अनिरुद्ध निश्चित रूप से मूर्ख नहीं था। कबीर के पीछे खड़े हर किसी के चेहरे के भाव देखकर वह जान गया था कि कबीर एक बड़ी लड़ाई लड़ने वाला है और अनिरुद्ध को लड़ना बहुत पसंद था। निश्चित रूप से वह इस विचार का समर्थन करने वाला था। इसमें सोचना क्या है, उन्होंने मेरे बड़े भाई के साथ जो किया, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। गुरुदेव, मुझे भी साथ गिने, मैं अपनी चोटों से लगभग उबर चुका हूँ। अनिरुद्ध का चेहरा क्रूरता से भर गया। तभी कबीर ने गौर किया कि अनिरुद्ध की वह ऊंची चोटी गायब थी और अब वह पूरी तरह से गंजा हो चुका था। तुम्हारे बालों को क्या हुआ? क्या अलेक्जेंडर ने तुम्हारा मुंडन कर दिया? कबीर ने उसके छोटे से गंजे सिर को सहलाया। उन्होंने कहा कि मेरी चोटी बहुत अहंकारी दिखती है, उन्होंने मुझसे इसे कटवा दिया। अनिरुद्ध ने अपना मुंह फुला लिया। स्पष्ट रूप से यह उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया था। कबीर ने मन ही मन उस बूढ़े गंजे अलेक्जेंडर को कोसा। उसने अनपेक्षित रूप से उस प्यारी सी ऊंची चोटी को हटा दिया था। अनिरुद्ध के आने से प्रेम बजाज और समूह और भी उत्साहित हो गए। इसने उन्हें और भी साहसी बना दिया। हालांकि वे ये भी जानते थे कि शायद उन्हें लड़ने का मौका ही न मिले, शायद अनिरुद्ध अकेले ही सब कुछ निपटा दे। चलो, कबीर विल्सन और बाकी सभी किंग मार्शल कोर्टयार्ड से बाहर निकल गए। मनोज जॉनसन के घायल होने के बाद अमृत गुप्ता ने तुरंत जांच शुरू कर दी थी कि वे कहाँ रहते हैं और शहर में उनके निवास स्थान का पता लगा लिया था। जब वे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के प्रवेश द्वार से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी अचानक 4 बूढ़े लोग उड़कर वहां पहुंचे। वे सभी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के एल्डर्स बुजुर्ग थे। कबीर तुरंत समझ गया कि ये वही एल्डर्स होंगे जिन्होंने प्रेम बजाज और समूह को रोका था। तुम उन लोगों को परेशान नहीं कर सकते, एक एल्डर ने ठंडे स्वर में कहा। कबीर के यहाँ होने के बावजूद उसने उसके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। जेमिनाई सेड,
अध्याय 0362 गुरु और शिष्य एक साथ। कबीर विल्सन का क्रोध सीमा पार कर चुका था। यदि इन बुजुर्गों एल्डर्स ने उस समय समूह को न रोका होता तो शायद मनोज जॉनसन को न तो लूटा जाता और न ही उसे मरने के लिए छोड़ा जाता। ये स्पष्ट था कि ये एल्डर्स या तो उन चोरों के साथ मिले हुए थे या फिर वे अत्यंत डरपोक थे जिन्होंने एक शिष्य को तड़पते हुए छोड़ दिया। कबीर इन चारों को नहीं पहचानता था। संभावना थी कि वे उन लोगों में से थे जो वर्षों तक विदेशों की यात्रा करते रहे थे। ट्रू मार्शल रियलम के 9वें स्तर पर होने के बावजूद वे कबीर और अनिरुद्ध को घृणित अहंकार से देख रहे थे। उन्हें एहसास नहीं था कि 7वें स्तर पर होने के बावजूद कबीर निर्वाण रियलम से नीचे किसी से नहीं डरता था, खासकर तब जब उसके हाथ में अज़्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने मनोज जॉनसन को क्यों नहीं बचाया? कबीर गुर्राया। उसकी ट्रू क्यूई उबल रही थी। आपने न केवल उसे लुटते हुए देखा बल्कि उसके दोस्तों को मदद करने से भी रोक दिया। आप खुद को एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के एल्डर कहते हैं। आप कायरों के अलावा और कुछ नहीं हैं, क्योंकि वे सेक्रेड लाइट टेम्पल पवित्र प्रकाश मंदिर के शिष्य हैं। एक एल्डर ने कड़क कर कहा, क्या तुम जानते भी हो कि वे कौन हैं? हम इतनी शक्तिशाली शक्ति को नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए। बकवास, कबीर दहाड़ा। अगर यहाँ जीत न होते तो वे चोर अब तक धूल बन चुके होते। वे चाहे जो भी हों, अगर वे हमारे द्वारों के सामने हमारे शिष्यों को लूटते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम चारों उस सेक्रेड लाइट टेम्पल के पालतू कुत्तों के अलावा और कुछ नहीं हो। मैं तुम पर थूकता हूँ। सिमी उसके मन में फुसफुसाई। सेक्रेड लाइट टेम्पल सेक्रेड लाइट कॉन्टिनेंट की एक विशाल शक्ति है। ये चेनवू मेनलैंड से 10 गुना बड़ा है। वे पिछले महायुद्ध के रक्षक होने का दावा करते हैं, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से महत्वाकांक्षी हैं। भूमिका ने आगे जोड़ा, संभावना है कि हमारे मेनलैंड को अलग थलग करने के पीछे उन्हीं का हाथ है। वे हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। कबीर को उनके बड़े मंसूबों की परवाह नहीं थी। उन्होंने उसके छात्र को चोट पहुंचाई थी, उसके लिए इतना ही काफी था। कबीर विल्सन, तुम प्रतिभाशाली हो सकते हो लेकिन अहंकारी मत बनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बुजुर्गों की आज्ञा का उल्लंघन करने और उन्हें अपशब्द कहने की? उनमें से एक चिल्लाया और कबीर का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मेरे रास्ते से हट जाओ, पालतू कुत्ते। कबीर की स्लॉटर क्यूई संहार ऊर्जा फटी, जिससे हवा ठंडी हो गई। एक नीली रोशनी चमकी और उसने अज़्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड का आह्वान किया, जिसने बिजली की गति से हवा को चीर दिया। कड़क, एल्डर का आगे बढ़ा हुआ हाथ तुरंत कटकर अलग हो गया। अनिरुद्ध, हमला करो, इन कमभक्तों को अपाहिज बना दो, कबीर ने आदेश दिया। उस नन्हे गंजे राक्षस ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसका हरकुलियन रक्त उबलने लगा और उसने कबीर के गुस्से को प्रतिबिंबित किया। एल्डर्स ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वे नहीं जानते थे कि कबीर धीरन का शिष्य है, या एक ही जीतन और अलेक्जेंडर भी उसे मार्शल अंकल कहकर पुकारते हैं। उन्होंने उसे कम आंकने की घातक भूल की थी। कबीर की आंखें खून की तरह लाल चमकने लगीं। अपनी विशाल तलवार के सपाट हिस्से का उपयोग करते हुए उसने इसे 5 एलिमेंट्स यूनिवर्स ट्रू क्यूई से भर दिया और घायल एल्डर के गाल पर थप्पड़ की तरह दे मारा। उस प्रहार के प्रभाव से आधा संप्रदाय सेक्ट का मैदान हिल गया और वह बूढ़ा आदमी एक मोटी पत्थर की दीवार को तोड़ता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। दूसरी ओर अनिरुद्ध एक सुनहरे तूफान की तरह झपटा। एक बालक जैसी दहाड़ के साथ उसकी नन्ही मुट्ठियां धुंधली हो गईं और उसने एक ही सेकंड में दूसरे एल्डर पर दर्जनों हड्डियां तोड़ देने वाले घुसे जड़ दिए। बाकी बचे 2 एल्डर दहशत में जम गए। वे कड़वाहट से भरे बूढ़े लोग थे जो निर्वाण रियलम तक न पहुंच पाने के लिए एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को दोष देते थे और सेक्रेड लाइट टेम्पल की चापलूसी करते थे। उन्होंने सोचा था कि एल्डर होने का उनका पद उनकी रक्षा करेगा। वे गलत थे। महज कुछ ही सेकंडों में 9वें स्तर के 2 एल्डर्स को एक गुरु और उसके शिष्य ने बुरी तरह कूट दिया था। प्रेम बजाज और समूह विस्मय में देख रहे थे। वे जानते थे कि कबीर प्रकृति की एक शक्ति है, लेकिन उसे और अनिरुद्ध को एक साथ काम करते देखना एक भयानक रूप से सुंदर दृश्य था।